morning, students. My name is Gunjan Sharma. I'm MBBS student at AIMS Nagpur. आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 16 ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी. We will do NCERT exemplar of chapter number 16 environmental issues. ठीक है. तो students NCERT exemplar is very important. It's must to solve for your NEET as well as your board exams. It's a higher chance कि आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आपके नीट के क्वेश्चंस आए और आपके बोर्ड के भी क्वेश्चंस आए. तो यू कैन नॉट लीव दिस चैप्टर एंड स्पेसिफिकली दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. इकोलॉजी का पूरा यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इकोलॉजी के सारे चैप्टर्स तो आपको करने ही है. Although this chapter is deleted for NEET syllabus this year, but deleted chapters में से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है. तो you can't take a risk. That's why you should also read chapters which has been deleted because questions आने के chance होते हैं वहां से भी. तो in the end, when you are done with your whole syllabus, you can do this chapter also. Like 6 chapters are deleted in biology. You can do all those 6 chapters after you are done with your whole preparation of the considered syllabus. ठीक है. एंड बोर्ड्स में तो ये इम्पोर्टेंट है ही. तो हम शुरू करते हैं. आज हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑफ दिस चैप्टर. सो लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज आस्किंग. Question number first is asking, non-biodegradable pollutants are created by. Non-biodegradable pollutants जो होते हैं वो create कैसे होते हैं, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रहा है. ठीक है. नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स. ओके, तो हम लोगों ने ऑप्शंस देखे थे. फर्स्ट ऑप्शन है नेचर, दूसरा ऑप्शन है एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, थर्ड ऑप्शन इज ह्यूमंस एंड फोर्थ ऑप्शन इज नेचुरल डिजास्टर्स. तो जैसा कि मैंने बताया कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैंने पहले भी समझाया कि ह्यूमन अपनी नीड के लिए बनाता है. ठीक है. नेचर बना के नहीं दे रहा है, इसलिए इसका जो निर्माण करने वाला है वो भी ह्यूमन ही है. दैट्स वाई आपका आंसर जाएगा इस वाले क्वेश्चन में ह्यूमंस. ठीक है. आप नीचे देख सकते हैं, मैंने सेम चीज नीचे लैंग्वेज में लिख दिया है. टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स व्हिच कैन नॉट बी डिग्रेडेड और डिकम्पोज इन अ नेचुरल वे इनटू लेस हार्मफुल कंपोनेंट्स आर कॉल्ड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स. मतलब कि जो नेचुरली डिग्रेड या डिकम्पोज नहीं हो रहा है वो टॉक्सिक मटेरियल को हम नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट बोलेंगे. ठीक है. मान लीजिए इसको आप थ्रो कर देते हैं ग्राउंड पे, जो ये ऊपर मेटल्स वगैरह हैं, प्लास्टिक है, ग्राउंड पे आप नॉर्मली इसको थ्रो कर देते हैं, तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको नहीं खत्म करेगा, आगे नहीं खाएगा, उनके लिए खाना नहीं है, इसलिए ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है. जो प्राइमरी सोर्स है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स का वो ह्यूमन बींग्स ही हैं, क्योंकि इनका कंजम्पशन रेट बहुत ज्यादा हाई है. मतलब ये जो चीजें हैं हमारे दिनचर्या के काम में बहुत ज्यादा आती हैं. ठीक है. प्लास्टिक, पॉलिथीन, पॉलीमर्स, ये सब कैंस, मेटल्स, इसलिए ह्यूमन बींग्स को ये इतनी ज्यादा काम आती है. तो इसका जो पॉल्यूशन हो रहा है वो ह्यूमन बींग्स के द्वारा ही हो रहा है. इनके अंदर क्या क्या आता है, मेटल्स आते हैं जैसे आर्सेनिक, पॉलिथीन, मर्करी, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स. ठीक है. तो दैट वाज अबाउट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. अब आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर सेकंड. Question number second is saying, according to the Central Pollution Control Board, the diameter of particles that are responsible for causing great harm to the human health is. Central Pollution Control Board के हिसाब से इसमें पूछ रहा है कि जो डायमीटर है पार्टिकल्स का, ठीक है, पार्टिकल्स का जो डायमीटर है जो हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्म कर सकता है वो कितना है. तो ये एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है कॉमन सेंस का कि ये तो ठीक है, इन्होंने एक डायमीटर सेट किया, लेकिन जब आप इन ऑप्शंस को गो थ्रू करोगे, पहला ऑप्शन आपको है 2.5 माइक्रोमीटर्स, दूसरा ऑप्शन है 5 माइक्रोमीटर्स, थर्ड ऑप्शन है 10 एंड लास्ट ऑप्शन है 7.5. ठीक है. ऑप्शंस में से भी इफ यू सी देन लॉजिकली यू कैन से कि जो सबसे कम डायमीटर का होगा दैट इज इजी टू ट्रैप. ठीक है. दैट इज इजी टू ट्रैप वेयर इन द माइन्यूट वेसल्स. आपकी जो कैपिलरीज हैं, आपके जो बॉडी के अंदर जो भी एयरवे ट्रैक्ट है, मेनली तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये आपके मुंह, नाक, कान से ही जाते हैं. ठीक है. तो आपका एयरवे जो ट्रैक्ट है
वो इतना पतला होता है, वहां पे पार्टिकल जाने के लिए, लंग्स तक पहुंचने के लिए, लंग्स जो होते हैं उनके अंदर इतने पतले पतले एल्वेलाई होते हैं, तो एकदम पार्टिकल का साइज बहुत ही कम, माइन्यूट चाहिए। जितना ज्यादा छोटा साइज होगा उतना ज्यादा ही ह्यूमन हेल्थ के लिए वो खराब रहेगा। ठीक है, पॉल्यूशन करने के लिए, क्योंकि वो अंदर तक पहुंच जाएगा साइज। अगर बड़ा रहेगा तो बाहर ही अटक जाएगा, एंड ह्यूमन को, मतलब जो इंसान होगा, कोई बड़ा साइज अगर आपके अंदर चला गया है, मतलब आपके नाक में से कुछ बड़ा पार्टिकल चला गया है, तो ट्रैप हो जाएगा, ट्रैप होके वो अपने आप छींक के बाहर निकल जाता है। ये हमारे बॉडी का क्या होता है, रिफ्लेक्स होता है, रिएक्शन होता है। लेकिन कोई छोटा पार्टिकल है, वो अंदर चला जाएगा, लंग्स को डैमेज कर सकता है। इसलिए जब आप ये ऑप्शंस देखेंगे तो जो सबसे कम डायमीटर की चीज है वो आपको समझ आ जाएगी कि वही सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए इसका ऑप्शन करेक्ट होगा 2.5। एंड सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी बोला है कि डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स जो रिस्पॉन्सिबल है आपकी ह्यूमन हेल्थ को हार्म करने के लिए, वो है 2.5 माइक्रोमीटर्स। ठीक है, तो एक बार ये देखिए और क्या बोला है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने। इन्होंने दो तरह के पार्टिकल्स को एक्सप्लेन किया है। पहले इन्होंने एक्सप्लेन किया है सेटेबल पार्टिकल्स को, ठीक है, एंड दूसरा इन्होंने एक्सप्लेन किया है सस्पेंडेड पार्टिकल्स को, सेटेबल एंड सस्पेंडेड। इन्होंने डिफाइन किया है कि जो सेटेबल पार्टिकल्स हैं वो लार्जर देन 10 मिलीमीटर डायमीटर के होंगे, और जो सस्पेंडेड हैं वो लेस देन 10 होंगे। ठीक है, ये पर्टिकुलर मैटर का दो डिवाइड करते हैं हम। एक सेटेबल होता है, एक सस्पेंडेड होता है। जो 10 माइक्रोमीटर से कम है उसको सस्पेंडेड बोलेंगे, जो 10 से ज्यादा है उसको सेटेबल बोलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पार्टिकल जिनका डायमीटर 2.5 या उससे कम है वो ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल है, क्योंकि वो डीपर इनटू द लंग्स, मैंने आपको बताया था इधर लंग्स का, ठीक है, क्योंकि वो डीपर इनटू द लंग्स चले जाएंगे, जो बहुत सारा ब्रीदिंग और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम करेंगे, और वो हमारे लिए जानलेवा भी हो सकते हैं। इसलिए 2.5 माइक्रोमीटर आपका आंसर रहेगा। बस इतना देख लेना कि 2.5 माइक्रोमीटर तो एक तो आपको याद ही रखना है, दूसरा लॉजिकली भी देखें तो ये सबसे छोटा है और ये आसानी से अंदर पेनिट्रेट कर सकता है बॉडी के। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द मटेरियल जनरली यूज फॉर साउंड प्रूफिंग ऑफ रूम्स लाइक अ रिकॉर्डिंग स्टूडियो एंड ऑडिटोरियम इज। तो आपने, अगर आप किसी स्टूडियो में गए हैं जहाँ पे म्यूजिक रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, तो आपने देखा होगा वहां की जो वॉल्स होती हैं, एक तो वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, अगर आप उसको टच करेंगे फ्लफी होती है, ठीक है, और जो साउंड है, जो भी साउंड इस रूम के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, ये इस वॉल को पेनिट्रेट करके बाहर नहीं जा पाता है, इसी के अंदर रह जाता है। ठीक है, तो वो जो मटेरियल है जो इस वॉल को बनाने के लिए काम में आता है, साउंड प्रूफ करने के लिए, उस मटेरियल का नाम क्या है वो पूछा है। ऑप्शंस आपको दिए हैं कॉटन, कॉयर, वुड एंड स्टाइरोफॉर्म। चार ऑप्शंस आपको दिए हैं, ठीक है, तो आपको सही ऑप्शन इनमें से बताना है। तो वैसे तो स्टूडेंट्स ये चीज आपको याद ही रखनी है, पर लॉजिकली भी देखें तो आपने नहीं देखा होगा कि किसी रूम के वॉल पे कॉटन लगाया जाता हो। ठीक है, अगर आपके वुडन का वॉल है तो आसानी से साउंड बाहर चला जाता है, ये तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा। अगर आप किसी वुडन वॉल की प्लेस पे गए हो, या फिर आपके घर पे अगर लकड़ी का दरवाजा भी है तो उससे भी साउंड बाहर आ जाती है। कॉइल है उसको भी यूज नहीं किया जाता है। तो स्टाइरोफॉर्म नाम का एक मटेरियल होता है, आप इसके नाम में देखिए फोम लिखा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो वॉल्स आप टच करेंगे किसी स्टूडियो या ऑडिटोरियम में जाके, वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, तो वो फॉर्मी होती है, मतलब उसको प्रेस करेंगे तो वो अंदर जाके वापस आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा फॉर्मी सा कुछ मटेरियल होता है। तो स्टाइरोफॉर्म इज द मटेरियल जो यूज किया जाता है। ये मटेरियल कैसा दिखता है, जो थर्माकोल आप बचपन में यूज करते थे ना स्कूल के प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, ये वैसा कुछ दिखता है स्टाइरोफॉर्म का जो मटेरियल होता है। ठीक है, ये जो इमेज आप देख रहे हैं, ये थर्माकोल जैसा जो दिख रहा है, ये स्टाइरोफॉर्म का मटेरियल है। ये थर्माकोल जैसा जो स्टाइरोफॉर्म है, इसी को हम वॉल पे लगाते हैं साउंड प्रूफिंग करने के लिए। ये देखिए, ऐसे स्टूडियोज होते हैं, ठीक है, ऑडिटोरियम होते हैं, इनके वॉल पे ये स्टाइरोफॉर्म का मटेरियल लगा रखा है जिससे साउंड प्रूफिंग होती है। तो स्टाइरोफॉर्म क्या है, स्टाइरोफॉर्म एक
पॉलीस्टाइरीन फोम है। ये एक मटेरियल है जो साउंड प्रूफिंग रूम्स के लिए काम में आता है। ठीक है। एंड जैसे ऑडिटोरियम, ओके, एंड असेंबली हॉल, फिल्म लॉबी जहाँ पे आप म्यूजिक रिकॉर्ड करते हैं या फिर फ़िल्म रिकॉर्ड करते हैं, वैसा फ़िल्म लॉबी, जो भी आपके फ़िल्म के सेट्स होते हैं, वहाँ का साउंड बाहर ना जाए क्योंकि वहाँ पे हाई म्यूज़िक बजता है। जो आपके क्लब्स होते हैं, वहाँ पे जहाँ पे भी हाई म्यूज़िक प्लेसेस होती हैं, वहाँ सब पे इसका हम काम लेते हैं। तो मटेरियल आपको याद रखना है, कौन-सा मटेरियल है ये? स्टाइरोफ़ोम मटेरियल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी इज। इसमें पूछा है कि सीएनजी क्या है? सीएनजी इज व्हाट? ठीक है, एंड आपको ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शंस में आपको पहला ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है आपका प्रोपेन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है मीथेन, थर्ड ऑप्शन है इथेन एंड फोर्थ ऑप्शन है ब्यूटेन। ठीक है, तो प्रोपेन, मीथेन, इथेन एंड ब्यूटेन। तो सबसे पहले तो यू शुड नो कि क्या ये इनका क्या केमिकल फॉर्मूला है। जब मतलब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये बस इसी चैप्टर में पूछा जा सकता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़े होंगे ये सारे फॉर्मूलाज, तो बताओ मुझे प्रोपेन का फॉर्मूला क्या है? प्रोपेन के फॉर्मूला में हमारे 3 कार्बन्स होते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर होता है प्रोपेन का। ठीक है, ऐसे 3 कार्बन्स होते हैं, CH3, CH2 एंड CH3। मीथेन में बस एक ही कार्बन होता है, CH4। इथेन में 2 कार्बन होते हैं, CH3, CH3। दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, CH3, CH3। एंड ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं। तो जब आप 4 कार्बन को जोड़ोगे ऐसे लाइन में, तो वो क्या बनाएगा? ब्यूटेन बना लेगा। ठीक है, ब्यूटेन को बना लेगा। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन जाएगा मिथेन। जो आपकी सीएनजी गैस होती है ना, वो कुछ नहीं है, वो स्टूडेंट्स मिथेन गैस ही होती है। ठीक है, तो कंप्रेस नेचुरल गैस इज व्हाट? मिथेन। एंड सीएनजी, अब सीएनजी की बात हुई है यहाँ पे, तो क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि सीएनजी के यूजेस बताओ, सीएनजी कहाँ-कहाँ यूज किया जाता है एंड सीएनजी गैस क्यों इतना ज्यादा हाईलाइट में आ रहा है? तो उसका रीजन मैं बता देती हूँ। आपके जो पेट्रोल और डीजल के व्हीकल्स होते हैं, वो जितना पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, सल्फर गैस को बाहर एग्जॉस्ट में छोड़ के नाइट्रोजन गैस को, उससे कम पॉल्यूशन करता है एक सीएनजी का व्हीकल। सीएनजी का व्हीकल क्या रिलीज करेगा? मिथेन को रिलीज करेगा, जो लेस पॉल्यूटेड है, लेस पॉल्यूटेंट। ठीक है, इतना ज्यादा पॉल्यूटेटिंग नहीं है, पॉल्यूटिंग नहीं है, सॉरी, पॉल्यूटेटिंग नहीं, पॉल्यूटिंग नहीं है। तो सीएनजी व्हीकल्स आजकल यूज में आ रहे हैं। घरों के अंदर सीएनजी के सिलेंडर्स लगाए जाते हैं टू कुक फूड एंड समथिंग। ठीक है, तो ये सब एप्लीकेशन है आपकी सीएनजी गैस की। एंड दिल्ली के अंदर तो इतना पॉल्यूशन होने के बाद गवर्नमेंट ने एक मेजर निकाला है कि जो भी व्हीकल्स दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के चल रहे हैं, ठीक है, उनको जल्द से जल्द सीएनजी व्हीकल्स में कन्वर्ट किया जाए टू प्रिवेंट व्हाट? टू प्रिवेंट पॉल्यूशन ऑफ द एनवायरमेंट। क्योंकि आपको पता है ट्रांसपोर्ट एक बहुत ज्यादा मेजर सोर्स है हमारे एनवायरमेंट के पॉल्यूशन का। ठीक है, तो compressed natural gas or CNG is primarily methane and is considered as the most suitable alternative to petrol or diesel. ठीक है, in terms of impact fuels have on the environment. In 2002, as ordered by the Indian government, public transport vehicles in Delhi switched to CNG as it leads to less pollution and efficiently burns, producing less pollutants. ठीक है, तो 2002 में दिल्ली ने स्विच कर दिए थे। गवर्नमेंट ने बोला था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो व्हीकल्स हैं दिल्ली में, मतलब प्राइवेट का तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि कोई डीजल की कार लेगा, कोई पेट्रोल की लेगा, उस पे तो हम इतना नहीं कर सकते। पर एक मेजर जो गवर्नमेंट ने लिया था वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का लिया था। तो अब दिल्ली आप कभी जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पे सीएनजी की बसेस चलती हैं। ठीक है, सीएनजी की बसेस चलती है मोस्टली वहां पे। तो ये एक मेजर लिया था कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स थे, वहां पे दिल्ली की सरकार ने उसको सीएनजी में कन्वर्ट किया बिकॉज ऑफ लेस पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमैटिक एक्वेटिक वीड इज। वीड क्या होता है? वीड होते हैं वो अनवांटेड प्लांट्स जो आपके एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं। अनवांटेड हार्मफुल प्लांट्स, ठीक है, हार्म करते हैं जो आपके एनवायरमेंट को
और ये अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, इनको बोलते हैं हम वीड, अनवांटेड हार्मफुल। जो हमारे अच्छे प्लांट्स हैं, जो हमारे लिए अच्छे हैं, उनको भी ये नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, हार्म करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो एक्वेटिक वीड का मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड आपको क्वेश्चन में पूछा है और आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, अजोला, वॉल्फिया, पिकॉर्निया एंड ट्रापा। और आप इन चारों में से आपको पूछा है कि कौन सा वीड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखनी है ये चीज, एनसीईआरटी में एग्जैक्टली लाइन दी है, द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड इज व्हाट, इज एकॉर्निया, ठीक है, एकॉर्निया है। आप जब एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन आपको वहां पे दिख जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा दिखता है, ये कुछ ऐसा दिखता है, ये दिखने में तो अच्छा दिखता है, देखिए अच्छे से फ्लावर्स दिख रहे हैं, बट इनका कोई यूज नहीं है, ये हमारे एनवायरनमेंट को हार्म ही करते हैं। मतलब ये इतने ज्यादा उग जाते हैं कि दूसरे जो यूजफुल प्लांट्स हैं उनको उगने ही नहीं देते हैं। इस तरीके से ये हमारे एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो क्या नाम है, इकॉर्निया नाम है, याद रखना है आपको। तो इकॉर्निया क्या है, इसको वाटर हायसिंथ भी बोलते हैं, ये ऐसा दिखता है, ठीक है। और ये फेमसली वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड है। इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोला है बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेट ऑफ ग्रोथ। इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोला है। अब क्वेश्चन में आपको ऐसे भी पूछ के आ सकता है कि टेरर ऑफ बंगाल किस वीड को बोला है, टेरर ऑफ बंगाल। तो उसमें आपको क्या टिक करना है, आपको सेम एकॉर्निया को ही टिक करना है। और आपको एकॉर्निया की जगह वाटर हायसिंथ भी लिख के आ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वाटर हायसिंथ एंड एकॉर्निया एक ही बात है, ठीक है। इट कैन ग्रो रैपिडली एंड कवर द सर्फेस ऑफ वाटर बॉडीज। जितने भी वाटर बॉडीज होती हैं उनको पूरे को ये कवर कर सकता है, इतना ग्रो ये कर सकता है, इतना पानी को ये पॉल्यूट कर सकता है, ठीक है। सारा ऑक्सीजन पानी का खुद ले लेगा, तो पानी के अंदर रहने वाले जीव और पानी को कोई ऑक्सीजन नहीं बचेगा, तो इसलिए ये हार्मफुल है। और ये जो एक्वेटिक दूसरे प्लांट्स हैं और जो फ्लावर्स, जो प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं हमारे पानी के अंदर, उनके लिए कोई ऑक्सीजन नहीं छोड़ेगा, तो उनके लिए काफी ज्यादा हार्मफुल है, ठीक है। तो दैट इज द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड विच इज इकॉर्निया वाटर हायसिंथ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स बायोमैग्निफिकेशन। इसमें बोला है कि इनमें से क्या बायोमैग्निफिकेशन करता है। पहला है SO2, देन मर्करी, देन DDT एंड देन बोथ BNC। तो बायोमैग्निफिकेशन क्या है, पहले तो ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसके बाद तो हमें समझ आ ही जाएगा कि बायोमैग्निफिकेशन इनमें से कौन करता है, ठीक है। देखिए एनसीईआरटी में तो ये एकदम डायरेक्टली आपको दिया है, अगर आपने अच्छे से पढ़ी है एनसीईआरटी तो आपको देख के समझ आ ही रहा होगा, बट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन फर्स्ट। तो देखिए ये एक डायग्राम देखिए बायोमैग्निफिकेशन का। अब बायोमैग्निफिकेशन होता क्या है ना, जो भी हमारे केमिकल्स और जो भी हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल, मिनरल्स, इनऑर्गेनिक, ठीक है, मिनरल्स, केमिकल्स, ये सब ये सब ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के थ्रू पास करते हैं। कैसे पास करते हैं, अब ये ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ है और केमिकल, कुछ मिनरल है, कोई इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इस एनिमल ने इस एनिमल को खा लिया, तो ये जो इसके अंदर था वो इसके अंदर आ गया। अब इसको भी कोई और एनिमल खा जाएगा, है ना। तो इसके अंदर जो मिनरल्स थे वो इस जो फाइनल कार्निवोर है इसके अंदर आ गए। और एक चीज नोट करने की ये है, जितना अमाउंट इसके अंदर था उससे कई ज्यादा अमाउंट हमें इसके अंदर मिलेगा जो इसको खा रहा है, क्योंकि ये ऐसे बहुत सारे एनिमल्स को खा चुका है। तो बहुत सारे मिनरल्स इसके अंदर इकट्ठे होते जा रहे हैं एंड ये ऐसे मिनरल्स हैं जो बॉडी में क्या है ना, डाइजेस्ट नहीं होते हैं, छोटे फॉर्म में टूटते नहीं हैं, ऐसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है ये। और ये बॉडी से एक्सक्रीट भी नहीं होते हैं, ये बॉडी के अंदर जम जाते हैं, ठीक है। तो वो वाले एक तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या है। उसके बाद ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे DDT की बात की हुई है। DDT का फुल फॉर्म क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ये देखिए ये ऐसा केमिकल स्ट्रक्चर होता है, डाइक्लोरो 2 क्लोरीन, ठीक है, डाइफिनाइल 2 फिनाइल
एंड ट्राइक्लोरो, ये ट्राइक्लोरो एंड इथेन, दिस इज इथेन, 1C एंड 2C, दो कार्बन का इथेन, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होता है डीडीटी का। एंड ये वाला जो डायग्राम है ये आपके एनसीईआरटी से ही लिया है। इसमें आप देख सकते हैं कि वाटर के अंदर पहले डीडीटी का कितना पार्ट्स पर मिलियन, कितना कॉन्सेंट्रेशन था। उसके बाद वाटर को जू प्लैंक्टन्स ने इनटेक किया, जू प्लैंक्टन्स के अंदर फिर कितना कॉन्सेंट्रेशन आया। तो ये कॉन्सेंट्रेशन ना बढ़ता ही जा रहा है, जितना ज्यादा हम ऊपर जा रहे हैं कार्निवोर्स और ऊपर जा रहे हैं, मतलब और कंज्यूमर्स पे जा रहे हैं, ये इसको कंज्यूम करेगा, ये इसको कंज्यूम करेगा, ये इसको कंज्यूम करेगा, तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इन डीडीटी का ये बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। तो पहले अगर 1 था तो लास्ट में जाके डीडीटी का कॉन्सेंट्रेशन बचेगा कितना, इतना ज्यादा हो जाएगा। तो एक आंसर तो आपका हो गया डीडीटी। पर जब आप इसकी बात करेंगे ना, मरकरी, मरकरी भी एक ऐसा आपका मेटल है, मरकरी Hg, जो हमारी बॉडी ना बाहर मतलब एक्सक्रीट नहीं कर पाती है, एनिमल्स की बॉडी, और ना ही इसको पूरा पूरा तोड़ पाती है। तो मरकरी भी एक डीडीटी के साथ ऐसा मेटल है, ऐसा मिनरल है जो इकट्ठा होता जाता है और बायो मैग्निफिकेशन करता है। जैसा नाम में ही है, बायो मतलब लिविंग बींग्स, एंड मैग्निफिकेशन मतलब किसी चीज को मैग्नीफाई करना, मतलब कोई चीज बढ़ती चले जाना, उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो बायो मैग्निफिकेशन, इसलिए इस टर्म को हमने दिया है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में बोथ बी एंड सी है, मर्करी भी है, डीडीटी भी है, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो द इंक्रीजेस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट एज वी गो एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल इज नॉन एज बायोमैग्निफिकेशन। और ये जितने भी मिनरल, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, मेटल्स की बात की है, केमिकल्स की, ये सब टॉक्सिक होता है, मतलब इनका कोई यूज नहीं होता है हमारी बॉडी में इकट्ठे होने के बाद, और ना ही ये डाइजेस्ट होता है, बस बॉडी में इकट्ठा होता चला जाता है। तो these are toxic, ठीक है। The increase in concentration of a toxicant as we go at successive trophic level is known as biomagnification. This happens because toxic substance accumulates by organism are passed to the next trophic level as it cannot be metabolized or excreted along the food chain. और common example है mercury and DDT। सेम ये डायग्राम एनसीईआरटी में दिया है, आप चाहे तो जाके देख लेना। और हाँ, नई एनसीईआरटी में ये चैप्टर नहीं मिलेगा आपको, पुरानी एनसीईआरटी में आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7th, द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डीडीटी। अब ये क्वेश्चन तो वही है, हमने तो ऊपर देख ही लिया, इसमें तो बस फुल फॉर्म पूछा है डीडीटी का, तो आप बता दो क्या है फुल फॉर्म। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, पहले ऑप्शन में ही दिख गया, ठीक है। स्ट्रक्चर एक बार आप देख लीजिए दोबारा, डीडीटी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। डाइक्लोरो, ये दो क्लोरीन इधर है, डाइफिनाइल, ये दो फिनाइल इधर है, इथेन 1C 2C, दो कार्बन का ये इथेन, और उस पर 3 क्लोरीन लगे हैं, ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो एंड डाइफिनाइल। तो ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है डीडीटी का, तो आपका ऑप्शन 1 इज करेक्ट। चलिए 8th क्वेश्चन पे आते हैं। 8th क्वेश्चन है, which of the following material takes the longest time for biodegradation? कौन सा मटेरियल लॉन्गेस्ट टाइम लेता है बायोडिग्रेड करने के लिए? कॉटन लेता है, पेपर लेता है, बोन लेता है, जूट लेता है। एक तो देखिए ये जो चारों हैं, ये चारों ही बायोडिग्रेडेबल हैं, क्योंकि नेचुरल है। कॉटन नेचुरल है, पेपर ट्री से बनता है, बोन ह्यूमन बींग्स या फिर ये ऑर्गेनिजम्स की होती है, ठीक है। एंड जूट, जूट इज ऑल्सो नेचुरल, ठीक है। तो फिर देखिए, कॉटन, पेपर, बोन, जूट, ये 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब इनमें से आपको पूछा है कि कौन सा सबसे लंबा टाइम लेता है फॉर बायोडिग्रेडेशन। अब आप देखेंगे तो आपको देख के पता चल जाएगा कि जूट, पेपर, कॉटन सब डेलिकेट मटेरियल्स हैं, ठीक है। मतलब कि ये जो मटेरियल्स हैं ये ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। ये ज्यादा सॉलिड नहीं है, ये ज्यादा टफ नहीं है, टफ टू पेनिट्रेट नहीं है, आसानी से कम टाइम में ये डिग्रेड हमारे सॉइल के अंदर हो जाएंगे। लेकिन अगर एक बोन को अगर एक आप सॉइल के अंदर डालेंगे, बोन को, तो बोन एक बहुत टफ स्ट्रक्चर है, ये बहुत ही ज्यादा टफ है, इसको तोड़ने के लिए बहुत टाइम लगेगा डिग्रेड करने के लिए। तो लॉन्गेस्ट टाइम अगर आपको पूछा है तो आंसर होगा आपका बोन। क्या आंसर होगा? बोन, ठीक है। तो बोन्स आर द हार्डेस्ट टिश्यू। हार्डनेस की बात जो मैंने आपको यहाँ पे बताई लेफ्ट स्क्रीन पे, वही यहाँ पे राइट स्क्रीन पे मैंने लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है। तो बोन आर द हार्डेस्ट
टिश्यू एंड विच आर प्राइमरली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन से बनता है लाइक कोलेजन एंड मेनी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम, कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम। एंड इसके अंदर कैल्शियम होता है। कैल्शियम इज अगेन वेरी दैट काइंड ऑफ chemical, that kind of substance which is very hard to digest quickly. Calcium and phosphates both. इसलिए दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि इसकी कंपोजिशन में कैल्शियम एंड फोस्फेट्स हैं। प्रोटीन्स तो ठीक है हो जाते हैं, इतना टाइम नहीं लगता, पर कैल्शियम एंड फोस्फेट ऐसे मिनरल्स हैं जिनको टाइम लगेगा तोड़ने में, क्योंकि वो बहुत ही टाइटली बाउंड होते हैं। द इनऑर्गेनिक कंटेंट इन बोन इज मच हायर एज कम्पेयर टू द अदर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ दिस टिश्यू। जो इनऑर्गेनिक कंटेंट होता है बोन में वो ज्यादा होता है। हाउएवर कॉटन, पेपर एंड जूट आर मेड अप ऑफ मोस्टली ऑर्गेनिक मैटर and hence can be easily degraded by microbes. But bones, due to the presence of a lot of inorganic content, take a very long time for degradation. ठीक है, जो inorganic content होता है bones के अंदर वो बहुत ही ज्यादा होता है। inorganic चीजों को ज्यादा टाइम लगता है, ये आपको एनसीईआरटी में लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है देखिए स्टूडेंट, जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उनको ऑर्गेनिक से ज्यादा टाइम लगता है टू गेट डिग्रेड। ये चीज आप याद रख लेना। कॉटन क्या है, ऑर्गेनिक है, पेपर ऑर्गेनिक है, जूट ऑर्गेनिक है। बोन के अंदर ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक बोथ है बोन के अंदर। ये वन ऑफ द रीजन ऑल्सो कि बोन को इतना टाइम क्यों लग रहा है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस उसमें बहुत ज्यादा है तो ज्यादा टाइम लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट्स आपको क्या क्या दिए हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है मॉनिटरियल प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विद द कंट्रोल ऑफ एमिशन ऑफ ओजोन डेप्लीटिंग सब्सटेंसेस। फर्स्ट ऑप्शन दिया है मॉनिटरियल प्रोटोकॉल एसोसिएटेड है विद द कंट्रोल ऑफ एमिशन ऑफ ओजोन डेप्लीशन सब्सटेंसेस। सेकंड है मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ग्रीन हाउस गैसेस। थर्ड ऑप्शन है डॉप्सन यूनिट्स आर यूज्ड टू मेजर ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द एयर। डॉप्सन यूनिट्स आर यूज्ड टू मेजर द what oxygen content of the air, Dobson units। and last option आपको दिया है use of incinerator is crucial to disposal of hospital waste। तो वन वन करके सारे ऑप्शंस एक बार देखते हैं। आपको बोला है इनकरेक्ट ढूंढना है। पहला ऑप्शन दिया मॉनिटरियल प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विद द कंट्रोल ऑफ एमिशन ऑफ ओजोन डेप्लीटिंग सब्सटेंसेस। बिल्कुल सही है ये ऑप्शन, क्योंकि ये वाला जो मॉनिटरियल प्रोटोकॉल है इसकी बात एनसीईआरटी के लास्ट वाले पैराग्राफ में की है। मॉनिटरियल प्रोटोकॉल क्यों बनाया गया था, ओजोन डेप्लीशन सब्सटेंस को कम करने के लिए बनाया गया था, जिससे ओजोन गैस का डेप्लीशन को हम बचा सके, ओजोन लेयर के डेप्लीशन को। तो ये तो एकदम सही है। दूसरा है मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ग्रीन हाउस गैसेज, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट करती हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कूलिंग इफेक्ट, ये आप याद रखना। एंड वहां पे मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस होती हैं क्योंकि वो प्लांट वगैरह होता है वहां पे। थर्ड ऑप्शन है डॉप्सन यूनिट्स आर यूज्ड टू मेजर ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द एयर। तो ये देखिए स्टूडेंट्स ये रॉन्ग है। जो डॉप्सन यूनिट की बात हुई है आपके एनसीईआरटी में वो बस ओजोन लेयर के लिए हुई है कि डॉप्सन यूनिट जो होता है वो ओजोन लेयर की थिकनेस को मेजर करता है। ठीक है, डॉप्सन यूनिट। तो डॉप्सन यूनिट का काम ऑक्सीजन कंटेंट को नापने का नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है यूज ऑफ इंसिनरेटर्स इज क्रूशियल टू डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट। ये भी सही है। हॉस्पिटल का जो मोस्टली वेस्ट होता है ना स्टूडेंट्स, जैसे निडल्स होती है, सिरिंज होती है, आपके ग्लास की एम्प्यूलास होते हैं, बॉटल्स होती हैं, वो सब नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, और इन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज को करने के लिए, ठीक है, डिस्पोज करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम इंसिनरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, इंसिनरेटर्स का। तो आपका इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा क्या, सी होगा, क्योंकि आपको इनकरेक्ट ढूंढना है। करेक्ट तो आपको तीन जो बाकी के ऑप्शन है वो दे रखे हैं, पर जो सी ऑप्शन है वो आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, तो डॉप्सन यूनिट वाला ही होगा। तो ऑक्सीजन कंटेंट इज नॉट मेजर्ड यूजिंग डॉप्सन यूनिट बट इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट O3 in the atmosphere thickness or concentration. Accordingly, it has been established that the thickness of ozone is more around equators in comparison to poles. तो देखिए यहाँ पे ओजोन लेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मिजोस्फेयर सब दे रखा है।
और ये जो ओज़ोन लेयर का थिकनेस है, ये नापने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? डॉप्सन यूनिट को मेज़र करते हैं। ये मैन मेड यूनिट आपको दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th अमॉन्ग द फॉलोइंग व्हिच वन कॉजेस मैक्सिमम इंडोर केमिकल पॉल्यूशन? इसमें से कौन-सा मैक्सिमम इंडोर केमिकल पॉल्यूशन करता है? पहला ऑप्शन है बर्निंग कोल, दूसरा ऑप्शन है बर्निंग कुकिंग गैस, थर्ड ऑप्शन इज बर्निंग मॉस्किटो कॉइल एंड फोर्थ ऑप्शन इज रूम स्प्रे। ठीक है, तो इंडोर केमिकल पॉल्यूशन बोला है, तो कुछ घर हैं जहाँ पे चूल्हे पे खाना बनाया जाता है, ठीक है? कुछ ऐसे घर हैं, कुछ नहीं काफ़ी घर हैं, इंडिया में तो रूरल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और रूरल पॉपुलेशन में चूल्हे पे खाना बनाया जाता है, तो वहाँ पे कोल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? कोल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? तो ये जो कोल है ना, ये आपके बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है, ये आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स देता है, ठीक है? क्योंकि कोल जो एमिट करता है, वो करता है मोस्टली CO2 को कार्बन को एमिट करेगा एंड कार्बन जो है वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, ठीक है? तो जो मैक्सिमम इंडोर केमिकल पॉल्यूशन है वो बर्निंग कोल ही करता है, क्योंकि रूरल पॉपुलेशन में चूल्हे पे खाना बनाया जाता है और वहाँ पे कोल का इस्तेमाल होता है। रूम स्प्रे इतना नहीं करते हैं यूज़, ना ही इतना पॉल्यूशन होता है, कुकिंग गैस से भी नहीं होता है एंड मॉस्किटो कॉइल से भी नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 11th द ग्रीन्स कम सीन इन द फ्रेश वाटर। ग्रीन्स कम की बात की है, कैसा दिखता है? देखिए कुछ ऐसा दिखता है। ये देखिए ये दे रखा है, ये जो फ्रेश वाटर के अंदर कई बार ऐसे ग्रीन्स कम आपको दिख जाते हैं ना पॉल्यूशन के बाद। ये पूछा ये क्या है? तो ये क्या है? ये ब्लू ग्रीन एल्गी है एंड ग्रीन एल्गी है, दोनों ही ग्रीन्स कम को बनाते हैं, या फिर रेड एल्गी है। ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या है, ठीक है? तो देखिए स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली दोनों हैं, इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी भी होता है, ग्रीन एल्गी भी होता है और बोथ ए एंड सी का ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर डी दिया है, बोथ ए एंड सी, ठीक है? तो ब्लू ग्रीन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी बोथ आपका ऑप्शन रहेगा। तो द ग्रीन्स कम फाउंड इनसाइड सम वाटर बॉडीज इंक्लूड बोथ ग्रीन एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी. The excessive growth of such bloom-forming algae is fueled due to the presence of abundant nitrates and phosphates in the water body. तो जब भी कोई पानी पॉल्यूट हो जाता है ना, उस पानी के अंदर नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट का अमाउंट बढ़ जाता है और ये जो है अमाउंट ये रिस्पॉन्सिबल होता है इन ब्लू ग्रीन स्कम को बनाने के लिए, ठीक है? नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स। तो ये जो एल्गल ब्लूम होता है ये ग्रो करता है एक्सेसिवली एंड देन चोक करता है वाटर बॉडी को। तो ये क्या है? आपकी ग्रीन एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी है। 12th क्वेश्चन आपका पूछ रहा है द लाउडनेस ऑफ द साउंड दैट अ पर्सन कैन विथस्टैंड विदाउट डिस्कम्फर्ट इज अबाउट। ये तो देखिए याद करने का क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक है? इस क्वेश्चन में बोला है कि एक पर्सन को अगर हम खड़ा करें और वहां पे बहुत स्पीकर पे हाई वॉल्यूम हम बजाते जाएं, तो कितना थ्रेशोल्ड होगा, मतलब किस अमाउंट के बाद उस पर्सन का कान का पर्दा फट जाएगा, उसका कान खराब हो जाएगा, ठीक है? ईयर डैमेज हो जाएगा उसका बेसिकली। तो मैक्सिमम कहाँ तक नहीं होगा, मैक्सिमम कितना लाउडनेस है जो एक इंसान सुन सकता है? साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो 80 डेसिबल है। इसमें मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, ये आपको याद ही रखना है। 80 डेसिबल साउंड साउंड को मेजर करने का यूनिट है डेसिबल। कभी भी डेसिबल एंड डॉप्सन्स में कंफ्यूज मत होना प्लीज, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। जो डेसिबल है वो साउंड को मेजर करने का यूनिट है, डॉप्सन ओजोन लेयर की थिकनेस मेजर करने का यूनिट है। तो अ पर्सन कैन विथस्टैंड अबाउट 80 डेसिबल loudness of a sound without a considerable discomfort. An individual person is capable of hearing as low as 0 decibel at some time. Prolonged exposure of noise level above 80 decibel can cause permanent loss of hearing or deafness. ठीक है, तो अगर 80 से ज्यादा हमने कुछ साउंड का काफी टाइम तक पर्सन को साउंड दिया तो उसका ईयर डैमेज परमानेंटली हो सकता है। तो 80 डेसिबल यूनिट होती है, ठीक है? एंड इट इज अ लिमिट। 13th क्वेश्चन बोल रहा है द मेजर सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन वर्ल्ड वाइड इज ड्यू टू। आप बस एक इमेज को देखिए, ये इमेज मैंने आपको दिखाई है, आपको समझ आ जाएगा कि क्या मेजर सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन है। तो इस इमेज में आपको बिल्डिंग्स दिख रही हैं, आपको ये स्पीकर्स दिख रहे हैं, आपको पीछे एरोप्लेन दिख रहा है, एक ट्रेन दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको कुछ व्हीकल्स दिख रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और ये पूरा ट्रैफिक दिख रहा है। तो आप बताइए कि इनमें से क्या हो सकता है जो सबसे ज्यादा नॉइज पॉल्यूशन कर रहा है?
तो देख के ही समझ आ रहा है कि ये ट्रेन, ये प्लेन, ये कंस्ट्रक्शन साइट के व्हीकल और ये इतना ज़्यादा ट्रैफिक, ये सब मिलके जितना नॉइज़ का पॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा है। उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि इन सब का अमाउंट भी बाकी सब चीज़ों से ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है? तो आपका हो जाएगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसमें आंसर। बाकी ऑप्शंस क्या है? ऑफिस इक्विपमेंट तो नहीं है। शुगर, टेक्सटाइल, पेपर इंडस्ट्रीज भी नहीं है। ऑयल रेफिनरीज एंड थर्मल पावर प्लांट्स भी नहीं है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन दिया है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। सेकेंड ऑप्शन दिया है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। थर्ड ऑप्शन इज वाटर एक्ट। फोर्थ ऑप्शन अमेंडमेंट ऑफ एयर एक्ट टू इंक्लूड नॉइस एज एन एयर पॉल्यूटेंट। तो आपको ये चार ऑप्शन दिए हैं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, वाटर एक्ट, अमेंडमेंट ऑफ एयर एक्ट टू इंक्लूड नॉइस एज एन एयर पॉल्यूटेंट। और आपको कुछ ईयर्स दिए हैं यहाँ पे। ये चीज आप प्लीज एनसीईआरटी से क्लियरली पढ़ना, ठीक है? बिकॉज दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे ईयर्स आपको याद होने चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट, जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आपका था वो 1986 में आया था। एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट जो था एयर का, वो याद रखना, वो 1981 में आया था, इससे पहले आया था। वाटर एक्ट जो था वो 1974 में आया, वो सबसे पहले आया। और जो लास्ट था अमेंडमेंट ऑफ एयर एक्ट इंक्लूडिंग नॉइस, नॉइस को भी एयर पॉल्यूटेंट में जब इंक्लूड किया वो 1987, वो सबसे आखिरी में आया था। तो आपका राइट ऑप्शन होगा थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट, वहां पे दे रखा है थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। ठीक है? आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। Question number 15 is saying catalytic converters are fitted into automobiles to reduce emission of harmful gases. हार्मफुल गैसेस का एमिशन को रिड्यूस करने के लिए कैटालिटिक कन्वर्टर्स को हम ऑटोमोबाइल्स में डालते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर्स चेंज अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स इनटू, जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स होते हैं जो आपको ये व्हीकल्स में डाले जाते हैं, ये क्या करते हैं? ये आपके अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स को किस में चेंज करते हैं, ये पूछा है। तो देखिए ये मैंने दिखाया है, कुछ ऐसा दिखता है कैटालिटिक कन्वर्टर। राइट साइड पे देखिए, इसमें कैटालिटिक क्यों नाम दिया है? क्योंकि इसमें कैटालिस्ट होता है, कैटालिस्ट होता है, इसलिए इसका नाम है कैटालिटिक। एंड कन्वर्टर क्यों बोला है? क्योंकि ये अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स को गैसेस में रिलीज कर देता है। तो यहाँ पे 3 वे कैटालिस्ट है। एंड यहाँ पे देखिए अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन HCCONOX, यहाँ पे हम इस तरफ से जाता है, हमारे व्हीकल्स के अंदर ये ऑलरेडी लगा होता है, और एग्जॉस्ट के थ्रू N2H2O CO2 ये निकालता है। ठीक है? तो क्वेश्चन में दिया है अनबर्न्ड को किस में चेंज करेगा। जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं, HCCONX को ये चेंज कर रहा है वाटर में, N2 गैस में, CO2 गैस में। तो जहां पे भी ये सब चारों तीनों चीजें इनमें से कुछ दिख रहा है, वही आपका राइट ऑप्शन होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ही मेरे को दिख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या बात है, फर्स्ट ऑप्शन में ये हमें दिख गया, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। सेकंड में मोनोऑक्साइड है, मिथेन भी नहीं है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिथेन भी नहीं है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। Question number 16. Why is it necessary to remove sulfur from petroleum products? Question number 16 is asking कि क्यों necessary है सल्फर को रिमूव करना फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ठीक है? ओके, तो देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है टू रिड्यूस द emission ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन एग्जॉस्ट फ्यूम्स। सेकेंड ऑप्शन इज टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजन्स, to use sulfur removed from petroleum for commercial purposes, to increase the lifespan of engine silencers। चार ऑप्शंस आपको दिए हैं और इसमें ऐसा पूछा है कि क्यों नेसेसरी है टू रिमूव सल्फर फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो पेट्रोल के प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें से सल्फर क्यों निकालें, खत्म क्यों करें, सल्फर को रिमूव क्यों करें। पहले ऑप्शन में दिया है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन होता है आपके एग्जॉस्ट फ्यूम्स में। एग्जॉस्ट फ्यूम्स क्या होते हैं? एग्जॉस्ट फ्यूम्स क्या होते हैं? जब भी आपने देखा होगा गाड़ी का जो व्हीकल होता है उसके पीछे एक एग्जॉस्ट होता है, जहां से, जैसा अभी ऊपर देखा था, ये कैटालिटिक कन्वर्टर कन्वर्ट करके गैस निकालता है और गैस एग्जॉस्ट से बाहर जाती है। ठीक है? तो होती है एग्जॉस्ट फ्यूम्स। एंड पेट्रोल के अंदर सल्फर रहेगा, तो कैटालिटिक कन्वर्टर सल्फर को SO2 में कन्वर्ट करेगा। ठीक है?
और वो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की जो गैस होगी वो एग्जॉस्ट फ्यूम से बाहर निकलेगा। तो सेकंड ऑप्शन दिया है टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजन, ऐसा तो नहीं है। एफिशिएंसी तो नहीं बढ़ती है सल्फर को निकाल के, बल्कि सल्फर तो एफिशिएंसी को बढ़ाता है उल्टा, ये तो गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन है टू यूज सल्फर रिमूव फ्रॉम पेट्रोलियम फॉर कमर्शियल पर्पसेस। एंड थर्ड ऑप्शन में दिया है कि जो सल्फर को हम रिमूव करते हैं पेट्रोलियम से, उसको हम कमर्शियल पर्पसेस में यूज कर लेंगे। लेकिन सल्फर तो खुद एक पॉल्यूटेंट है, उसको तो हमें कम करना है, ठीक है, मतलब उसका इस्तेमाल तो कम करना है पॉल्यूशन को बचाने के लिए। तो ये तो राइट ऑप्शन नहीं है कि हम किसी और चीज में यूज कर लेंगे। इन दी एंड पॉल्यूशन तो होना ही है, ठीक है। तो हम हटा ही क्यों रहे थे, हम तो हटा रहे हैं जिससे पॉल्यूशन कम हो। फोर्थ ऑप्शन है टू इंक्रीज द लाइफ स्पैन ऑफ इंजन साइलेंसर्स। हमें कोई इससे मतलब नहीं है कि सल्फर को निकालने से लाइफ स्पैन इंजन साइलेंसर्स का बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है, बस फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है जिसमें ये बताया है कि सल्फर डाइऑक्साइड की जो गैस है उसको एग्जॉस्ट फ्यूम से कम निकालना है, जिससे कि एनवायरनमेंट के अंदर वो गैस ना जाए और आपका पॉल्यूशन कम हो, एयर पॉल्यूशन कम हो। तो ये व्हीकल आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे पीछे एग्जॉस्ट लगा हुआ है, यहाँ से ऐसे सल्फर डाइऑक्साइड की गैस निकलती है। अगर इस गैस को हम ज्यादा निकालेंगे तो ज्यादा एयर पॉल्यूशन होगा, ठीक है। और हमें इस गैस को कम निकालना है या फिर खत्म करना है, इसलिए हमें सल्फर को रिमूव करना है फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। जो भी पेट्रोल की कार होती है उससे ही निकलता है। तो SO2 कैन बी रिड्यूस विद द रिमूवल ऑफ सल्फर फ्रॉम पेट्रोल एंड डीजल एग्जॉस्ट एमिशंस। SO2 एक फैटल है, मतलब एक जानलेवा एयर पॉल्यूटेंट है। ये क्या करती है, ये प्लांट्स को भी खराब करती है और हमारे स्किन को भी खराब करती है। मतलब प्लांट्स के लिए भी खराब है ये, और ह्यूमन बींग्स के लिए भी खराब है, एनिमल्स के लिए भी खराब है। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारी स्किन और हमारी आईज को इरिटेट करता है, ठीक है। इसलिए SO2 को पेट्रोलियम प्रोडक्ट से निकाल देना चाहिए। 17th क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इम्प्योरिटीज इज इजिएस्ट टू रिमूव फ्रॉम वेस्ट वाटर। 17th क्वेश्चन में पूछा है कि जो भी आपको चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं इनमें से कौन सी ऐसी इम्प्योरिटी है जो इजी है टू रिमूव फ्रॉम योर वेस्ट वाटर। तो देखिए, एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का चार्ट मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। हमने जब पॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा था तो वहां पे हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था कि जब वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट होता है तो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, टर्शियरी ट्रीटमेंट होता है। एंड वी नो एग्जैक्टली, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सी इम्प्योरिटी है जो आसान है टू रिमूव फ्रॉम वेस्ट वाटर। आपको ऑप्शंस दिए हैं बैक्टीरिया, कोलॉइड्स, डिजॉल्व सॉलिड्स, सस्पेंडेड सॉलिड्स। ये चार ऑप्शंस आपको दिए हैं, ठीक है। तो सस्पेंडेड सॉलिड, डिसॉल्व सॉलिड्स, कॉलॉइड्स एंड बैक्टीरिया, चार ऑप्शन आपको दिए हैं। तो बैक्टीरिया तो देखिए इतना आसान नहीं है निकालना, बैक्टीरिया तो बहुत छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसके लिए तो पूरा का पूरा आपको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा जो टाइम लेगा, इट्स नॉट इजी। कॉलॉइड्स जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, कॉलॉइड्स भी ऐसे केमिकल सब्सटेंस है जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है एक्चुअली कॉलॉइड्स, जो बहुत ज्यादा आप में डिसॉल्व हो जाता है एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये मतलब कि आपको बस ये फोकस करना है कि इजी टू रिमूव वही होगा जो आसानी से, मतलब कि खुद ही रिमूव हो जाएगा। जो बड़ा सा कुछ होगा, है ना, जो ज्यादा अच्छे से पानी में डिसॉल्व नहीं हुआ होगा, वो आपको देखना है। तो डिसॉल्व सॉलिड्स जो है एंड वो तो डिसॉल्व हो गए हैं, ठीक है, तो वो भी थोड़े मुश्किल ही है निकालना एक बार डिसॉल्व हो गया है। पर जो सस्पेंडेड सॉलिड्स आपको फोर्थ ऑप्शन में दिया है ये बस सस्पेंडेड है, ये बस पानी के अंदर है, ये डिसॉल्व नहीं है। इनको निकालना सबसे ज्यादा आसान होगा, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। अब इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम में यहाँ पे कुछ स्क्रीनिंग लगाई हुई है, यहाँ पे कम्युनिटर है, वो सब छोड़िए, यहाँ पे आइए। यहाँ पे आपको क्या है ना, प्राइमरी क्लेरिफायर है ना, और एक ये ग्रिड चैम्बर है। ग्रिड चैम्बर में क्या है, पानी डाला, जो भी सेटलिंग टैंक है उसको, सेटलिंग टैंक हम इसको बोलते हैं, ठीक है। ये जो सेटलिंग टैंक है इसमें क्या होगा ना, जो भी सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं जैसे मिट्टी वगैरह है वो बस इसके अंदर सस्पेंडेड है, वो डिसॉल्व नहीं है, वो खुद बॉटम में जाके सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो ऊपरी पानी होगा वो प्राइमरी क्लेरिफायर में चला जाएगा, और प्राइमरी क्लेरिफायर के बाद वो एरेशन टैंक, सेकेंडरी क्लेरिफायर, यहाँ सब चला जाएगा। तो दैट इज ऑल अबाउट द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। एंड नाउ यू शुड नो कि सस्पेंडेड सॉलिड्स ही हैं जो आसानी से रिमूव हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कोज ड्यू टू कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, ठीक है, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर से नहीं होती है। आपको ऑप्शंस दिए हैं टाइफॉइड, कॉलेरा, जॉन्डिस एंड हेपेटाइटिस बी। तो एक तो MBBS करोगे
तो ये सब पढ़ोगे ही आप, पर अभी तो आपके बुक में दिया है, ठीक है? बुक में आपको दिया है कि टाइफाइड की जो बीमारी है वो वेस्ट वाटर वाटर से फैलती है, कॉलेरा जो है वो वाटर से फैलता है, जॉन्डिस भी वाटर से फैलता है। हेपेटाइटिस बी जो स्टूडेंट्स है ना, ये पानी से नहीं फैलता, याद रखना। ये एक दूसरे ह्यूमन बीइंग्स या फिर ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट से ही फैलेगा, मतलब ये ब्लड कांटेक्ट से फैलेगा, ठीक है? बाकी सब तो पानी से फैल जाएंगी, ये आपको याद रखना है। हेपेटाइटिस बी एक ऐसी बीमारी है जो पानी से नहीं फैलेगी। क्वेश्चन नंबर 19। Question number 19 is saying nuisance growth of aquatic plants and bloom forming algae in natural waters is generally due to high concentration of। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 आपको बोल रहा है कि जो भी आपको पानी पानी के अंदर आपकी जो एल्गी वगैरह दिखती है, ठीक है? जैसे मैंने एक डायग्राम ऊपर भी दिखाया था आपको, यहाँ पे भी है ये जो पानी है, ठीक है? ये पानी के अंदर देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना ग्रीन ग्रीन, ये क्या है स्टूडेंट्स? ये एक्चुअली एल्गी वगैरह है, ठीक है? इसके अंदर एल्गी है। एंड क्वेश्चन में बोला है निसेंस ग्रोथ ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स एंड ब्लूम फॉर्मिंग एल्गी। एक तो ये ब्लूम फॉर्मिंग एल्गी, ऑल्सो बहुत सारे मैंने बताया था ना ऊपर वीड उग जाते हैं वाटर हाइसिंथ के, वो वाले जो अनवांटेड प्लांट्स हैं वो, ठीक है? वो सब ज्यादा अमाउंट में एल्गी एंड वैसे वाले प्लांट्स जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, जो वीड है, वो ज़्यादा अमाउंट में उग जाते हैं आपके नेचुरल वाटर्स के अंदर। ऐसा वो क्यों उगते हैं? देखो, पहली बात तो अगर आपको किसी पानी में एल्गी बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है? वो वीड वाला जो प्लांट था वो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, इसका मतलब है कि वो पानी ना पॉल्यूटेड है, दैट वाटर इज़ पॉल्यूटेड। एंड ऐसा कौन-सा पॉल्यूटेंट है जो इन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा है, वो आपको क्वेश्चन में पूछा है। कार्बन है, सल्फर है, कैल्शियम है या फास्फोरस है, ये आप याद रखना कि वो फास्फोरस है। फास्फोरस एक ऐसा मिनरल है जो आपके पानी में जब होता है तो वो ये एल्गी और अनवांटेड प्लांट्स को अट्रैक्ट करेगा और वहां पे इन एक्वेटिक प्लांट्स और एल्गी का ज्यादा ग्रोथ होगा। और ऐसा क्यों है वो आप राइट स्क्रीन पे देखिए। फास्फोरस इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट एंड नाइट्रेट्स एक न्यूट्रिएंट की तरह काम करते हैं और फूड की तरह काम करते हैं फॉर एल्गी जो आपके पानी के अंदर उगती है। उनके लिए फूड की तरह काम करता है। इंक्रीजिंग ग्रोथ ऑफ एल्गी ड्यू टू एडिशन ऑफ दीज पॉल्यूटेंट लीडिंग टू एक्सेसिव एल्गी न्यूट्रिएंट्स इन वाटर बॉडी बाय ह्यूमन इज नोन एज कल्चरल यूट्रोफिकेशन। ठीक है? तो क्या है ना, एक्सेसिव ग्रोथ जब हो जाता है एल्गी का इन पॉल्यूटेंट्स के प्रेजेंस में, ठीक है? तो क्या है जो न्यूट्रिएंट होता है आपके पूरे वाटर बॉडी का वो गिर जाता है। और जब वो न्यूट्रिएंट गिर जाता है वाटर बॉडी का क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा एल्गी और ये गंदे गंदे प्लांट्स उग जाते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। ये एक्स्ट्रा में मैंने यहाँ पे लिख दिया है पर मेन मेन इसका रीजन आप यही समझ के चलना कि फॉस्फोरस जो है वो फॉस्फेट्स और नाइट्रेट्स के फॉर्म में होते हैं और वो एक फूड की तरह काम करते हैं फॉर एल्गी एंड दीज प्लांट्स। दैट्स व्हाई जहाँ पे फॉस्फोरस होगा वहां पे उग जाएंगे। ठीक है? फॉस्फोरस एंड ऑल्सो नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स भी है। तो अगर आपको ऑप्शन में फॉस्फेट्स एंड नाइट्रेट्स दोनों लिखा होता तो आप वो टिक कर देते। क्वेश्चन नंबर 20। एल्गल ब्लूम्स इम्पैक्ट अ डिस्टिंक्ट कलर टू द वाटर ड्यू टू। एल्गल ब्लूम्स देखो ये होते हैं, ये एल्गल ब्लूम्स होते हैं। अब देखो ये वाटर के अंदर उगेंगे ना तो इनका एक डिस्टिंक्ट कलर आएगा। कैसा कलर आएगा? ये ग्रीन, मोस्टली ग्रीन होगा, येलो येलोइश ग्रीन ग्रीनिश होगा। ऊपर एक और डायग्राम दिखाया था मैंने आपको, ये लो देखो, ये पानी के अंदर उग गए हैं, ये एल्गल ब्लूम्स हैं। अब इनका कलर देखो कैसा आ रहा है, ग्रीन ग्रीन येलो येलो सा आ रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा है इनका ये कलर कैसे आ जाता है, ये ग्रीन ग्रीन येलो येलो सा जो कलर ये आ रहा है, हाउ डज इट कम? तो ऑप्शंस आपको क्या दिए हैं? पहला ऑप्शन दिया है देयर पिगमेंट्स, ठीक है? सेकेंड ऑप्शन है एक्सक्रीशन ऑफ कलर्ड सब्सटेंसेस। थर्ड ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड केमिकल्स इन वाटर फैसिलिटेटेड बाय फिजियोलॉजिकल डिग्रेडेशन ऑफ एल्गी। फोर्थ ऑप्शन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय एल्गल सेल वॉल। तो देखो लास्ट ऑप्शन तो वैसे ही गलत है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय एल्गल सेल वॉल, अगर एल्गल का जो सेल वॉल है वो एब्जॉर्ब करेगा लाइट को तो उससे कलर का क्या मतलब? तो दैट इज रॉन्ग। सी ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड केमिकल्स इन वाटर फिजियोलॉजिकल डिग्रेडेशन ऑफ एल्गी। अगर एल्गी का फिजियोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो ही गया तो एल्गी खत्म हो जाएगी तो क्या कलर छोड़ के चली जाएगी? ऐसा भी नहीं है, तो दिस दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। इसमें तो डिग्रेडेशन ऑफ एल्गी की बात कर दी है, दैट इज रॉन्ग। बी ऑप्शन इज एक्सक्रीशन ऑफ कलर्ड सब्सटेंसेस। तो देखिए ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि एल्गी या फिर ये प्लांट्स जो एल्गी होती हैं वो ये कलर्ड सब्सटेंस को एक्सक्रीट करती हैं। ये क्या है? ये कलर जो आपको दिख रहा है ये बस एल्गी के पिगमेंट्स है।
आप पढ़ते हैं ना लीफ का कलर क्यों ग्रीन होता है? बिकॉज ऑफ द पिगमेंट्स, बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल। ठीक है, तो एल्गी के पास भी वो पिगमेंट है, इसलिए वहां पे कलर आपको ग्रीन दिखता है। ठीक है, तो क्या पिगमेंट होता है? वो क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो algae blooms are the accelerated and excessive growth of blue green and green algae in water body when environmental conditions allow explosive growth of phytoplanktons। ठीक है, तो एल्गी ब्लूम एक्सेलरेटेड एक्सेसिव ग्रोथ है किसका? ये एल्गी ब्लूम के अंदर क्या क्या होगा? ब्लू ग्रीन एल्गी होगा और ग्रीन एल्गी होगा, तो ग्रीन कलर शो करेगा। एंड एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस अलाउ करता है एक्सप्लोसिव ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, तो उससे ये ब्लूम बन जाता है। इनको हम फाइटोप्लैंक्टन्स भी बोलते हैं। ये जो भी फोटोसिंथेटिक फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं इनके पास क्लोरोफिल होता है, और ये जो क्लोरोफिल होता है ये ग्रीन पिगमेंट होता है फॉर फोटोसिंथेसिस, इसलिए इस पिगमेंट की वजह से आपका ग्रीन कलर आता है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 मैच द फॉलोइंग है। अब इसके अंदर मैच द फॉलोइंग में देखते हैं आपको क्या क्या मैच द फॉलोइंग दिए हैं। तो पहला दिया है आपको यूवी, ठीक है, और दूसरा दिया है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, थर्ड इज डीडीटी एंड फोर्थ इज फॉस्फेट्स। तो यूवी जो है वो क्या करता है? बायोमैग्निफिकेशन करेगा, यूट्रोफिकेशन करेगा, स्नो ब्लाइंडनेस करेगा या बीओडी करेगा। ऑब्वियसली यूवी रेज जो होती हैं वो हमको ब्लाइंडनेस कर सकती हैं, तो इसको हम स्नो ब्लाइंडनेस देंगे। ठीक है, तो ए का तो हो गया थर्ड। नाउ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर होता है स्टूडेंट्स, ये बायोडिग्रेडेबल है फर्स्ट ऑफ ऑल एंड ऑर्गेनिक है। तो ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है पानी की, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो पानी की ये कम कर देता है, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड फोर्थ होगा इसका आंसर। डीडीटी तो आपने अभी पढ़ा था, डीडीटी क्या करता है? बायोमैग्निफिकेशन करता है। एंड फोस्फेट्स में भी आपने अभी पढ़ा, मैंने आपको बताया कि यूट्रोफिकेशन किसको बोलते हैं? जब फोस्फेट नाइट्रेट्स आ जाते हैं वो एल्गी और इन अनवांटेड वीट को ग्रो कर देते हैं, तो प्लांट का न्यूट्रिएंट कम हो जाता है, तो उसको बोलेंगे यूट्रोफिकेशन। तो फर्स्ट का आ गया थर्ड, सेकंड बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर का आया फोर्थ, डीडीटी का आया फर्स्ट एंड फोस्फेट्स का आया सेकंड। तो थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, तो आपका 21 का हो गया सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इसमें लिखा है इन द टेक्स्ट बुक यू केम अक्रॉस, मतलब इन द टेक्स्ट बुक यू केम अक्रॉस मतलब एनसीईआरटी की बात हो रही है। तो 3 Mile Island and Chernobyl disasters associated with accidental leakage of radioactive, तो इसमें एनसीईआरटी की क्या बात हो रही है एक बार वो अच्छे से देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी की बात हो रही है स्टूडेंट्स, और एनसीईआरटी की इसमें क्या बात हो रही है एक बार हाईलाइट करके देखते हैं इसको। इसमें बोला है कि 3 Mile Island and Chernobyl disasters associated with accidental leakage of radioactive in India we have भोपाल गैस स्ट्रेटेजी, इट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, तो भोपाल गैस स्ट्रेटेजी की बात हो रही है यहाँ पे, और इसमें बोला है कि 3 Mile आइलैंड एंड शर्नोबिल डिजास्टर्स, ये आपने पढ़ा होगा, 3 Mile आइलैंड एंड शर्नोबिल डिजास्टर्स, इनके अंदर रेडियो एक्टिव वेस्टेज का एक्सीडेंटली लीकेज हो गया था। तो देखो स्टूडेंट्स, इंडिया में एक बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था जिसको हमने नाम दिया था भोपाल गैस ट्रेजेडी। स्टूडेंट्स, ये 1984 की बात है। ठीक है, एक दिसंबर की नाइट, 2 दिसंबर की नाइट, हुआ क्या भोपाल के अंदर ना एक प्लांट था। किस चीज का प्लांट था भोपाल के अंदर? एक मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी। ठीक है, भोपाल के अंदर वो बनती थी। तो यूनियन कार्बाइड का एक प्लांट था, इंडिया लिमिटेड, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, यूनियन कार्बाइड, इसका प्लांट ना भोपाल भोपाल के अंदर था एक्चुअली। ठीक है, अब क्या हुआ वहां पे, कुछ तो दिक्कत आई प्लांट के अंदर। आप एक जब आपका नीट हो जाएगा तब उसके बाद आप एक सीरीज मैं आपको सजेस्ट करूंगी, रेलवे मैन, बहुत ही अच्छा सीरीज है ये जो सीरीज है रेलवे मैन, ये भोपाल गैस ट्रेजेडी के ऊपर ही है। इसमें आपको पूरा अच्छे से समझ आएगा कि क्या हुआ था 1984 में, क्या ऐसी गलतियां हुई थी जिस वजह से ये इंसिडेंट हुआ। इस इंसिडेंट में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स लोगों की मृत्यु हुई थी, बहुत सारे लोग मर गए थे, और जो टॉक्सिक गैस थी जो रिलीज हुई थी
यूनियन कार्बाइड के प्लांट से जो भोपाल में था, वो था आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड गैस थी जो रिलीज़ हुई थी। ठीक है? जिस वजह से ये पूरा इंसिडेंट हुआ, मिथाइल आइसोसाइनाइड और मिथाइल आइसोसाइनेट। एंड ये गैस क्या करती है ना स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली ये जो गैस होती है, ये अक्यूट, शॉर्ट लास्टिंग एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स करती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। जैसे ही ये गैस आपकी ह्यूमन के बॉडी में कांटेक्ट में आएगी, सबसे पहले तो ये आई की इरिटेशन करेगी, आई में बहुत ज़्यादा जलन होने लग जाएगा, वॉमिटिंग होने लग जाएगा, सफोकेशन होने लग जाएगा, सांस नहीं आएगा और लंग को ये पूरा डैमेज कर देगा और लास्ट में इंसान सांस नहीं ले पाएगा और इंसान का डेथ हो जाएगा। इतना ज़्यादा खतरनाक होता है ये गैस, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है, पॉइज़नस होता है। तो उस इंसिडेंट में मिथाइल आइसोसाइनेट नाम का गैस था जो रिलीज़ हुआ था, ठीक है? ये आप राइट स्क्रीन पे देख लेना, पूरा मैंने जो भी समझाया वो लैंग्वेज में लिख रखा है। जो भी मैं आपको समझाती हूँ लेफ्ट स्क्रीन पे लिख के, वो सब मैं यहाँ पे छोटे-छोटे लाइन्स में यहाँ पे लिख के रखती हूँ। तो आप प्लीज़ राइट स्क्रीन को या तो आप स्क्रीनशॉट्स लिया करो, ठीक है? अपने फ़ोन में और पढ़ते रहा करो। अगर आपको बोर्ड्स में क्वेश्चन्स आते हैं तो आपको लैंग्वेज में लिख के आना होगा, ठीक है? इसलिए मैं यहाँ पे लैंग्वेज डालती हूँ जिससे आपकी बोर्ड्स में हेल्प हो जाए। ये पूरा लैंग्वेज आपको बनाना आ जाएगा, किस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है अपना आंसर। बाकी एमसीक्यूज़ में तो लैंग्वेज नहीं चाहिए, एमसीक्यूज़ में तो बस अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो वो तो हो गई होगी आपकी थ्रू व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड टिल नाउ, ठीक है? तो students, now we are done with the MCQs of this particular chapter. From next session, we will start with very short and long answer type of questions. ठीक है? So thank you so much, students. Thank you for your time.